नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक कठिन शब्दावली को सीखेंगे, समझेंगे। पॉलिटिकल साइंस में ऐसी कई टर्मिनोलॉजी है जिसको समझने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम इसी संदर्भ में सॉवरेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉवरेनिटी को हिंदी में संप्रभुता कहते हैं और संप्रभुता की जो शुरुआत है 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफोलिया के बाद से शुरुआत होती है, जब नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है। और कंसेप्ट आने के बाद ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र को ये अधिकार है कि वो अपनी संप्रभुता को किस प्रकार से सुरक्षित करता है। तो उस राष्ट्र की संप्रभुता को सुरक्षा का अधिकार उसे दिया गया है। तो संप्रभुता होती क्या है, और संप्रभुता को हम कई मायने में देख सकते हैं। जब हमारे दैनिक जीवन के प्रयोगों में जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और भारत के किसी आंतरिक विषय पर कोई विदेशी राज्य या विदेशी राष्ट्र कोई स्पीच या कोई भाषण या कोई स्टेटमेंट देता है, तो भारत का फॉरेन मिनिस्ट्री अपना वक्तव्य जारी करके बताते हैं कि हमारी संप्रभुता का हनन है और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ या हनन हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में हम सोवरेनिटी को देखते हैं। मगर आज आप सोवरेनिटी को देखते हैं तो सोवरेनिटी, द टर्म ऑफ सोवरेनिटी कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सुपरमस विच मीन्स द सुप्रीम अथॉरिटी। यानी कहने का मतलब यह है, सोवरेनिटी ये बात बोल रही है कि सोवरेनिटी एक सुप्रीम अथॉरिटी है। अब सुप्रीम अथॉरिटी कौन होता है? अगर हम किसी डेमोक्रेसी में रहते हैं तो स्टेट या वहाँ की स्टेट की बात, स्टेट में सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर हम परिवार में कहते हैं तो पिताजी हमारे सुप्रीम अथॉरिटी हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि हर लेवल पे इसका एक आधार बदलता रहता है। मगर हम जैसे कि भारत एक सुप्रीम अथॉरिटी है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। और हम अपने लेवल पे भी कहते हैं कि हम कहीं पर जाते हैं, कहीं मीटिंग्स में बैठते हैं या कहीं अपने दोस्तों के बाद में हमारे बारे में कुछ बातें करते हैं, तो हम वहां पर ऐसी बात करते हैं कि मैं एक संप्रभु हूँ, मैं अपने बारे में डिसीजन ले सकता हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में सोवरेनिटी को अगर हम देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो लैटिन वर्ड सुपरमस से आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। देखिए, सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर, ए पावर विच इज नॉट एनी अथॉरिटी। मतलब एक ऐसा पावर जो स्वयं के पास है, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो सोवरेनिटी एक सुप्रीम पावर की बात कर रहा है, और सुप्रीम पावर के तहत हम ये समझते हैं कि भैया हम संप्रभु हैं, हमारे पास सारे अधिकार हैं, हमारे पास सुप्रीम पावर है हमारे बारे में अधिकार लेने का। वैसे ही भारत ये कहता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन के बारे में यूके की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। जब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, या फॉरेन अफेयर्स जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने स्टेटमेंट जारी करके दिया कि इंडिया इज ए सोवरेन नेशन। भारत एक सोवरेन नेशन है, भारत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हमें कतई स्वीकार नहीं है। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभु, संप्रभु का मतलब ये होता है कि आप स्वयं एक सुप्रीम पावर हो, आप फैसला ले सकते हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके राष्ट्रीय मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी खलल अगर कोई दूसरा राष्ट्र पैदा करेगा तो हमें कतई स्वीकार नहीं है। याद रखिएगा, ये 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद शुरू हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जब नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया था, आधुनिक राज्य का कंसेप्ट आया था, उस समय यह बात जोर से उठाई गई थी कि संप्रभुता उस राज्य का एक हिस्सा होगा, और वो एक संप्रभु राज्य होगा जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में किसी प्रकार की कोई भी इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, टू डायमेंशन ऑफ द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी के दो डायमेंशन होता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। जब हम इंटरनली की बात करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसमें आ जाती है, और दूसरा इसके अंदर एक चीज और आ जाती है, आपकी पॉलिसीज। आप कौन कौन सी पॉलिसीज बनाते हो। तो इंटरनली के अंदर ऐसा हो गया कि अगर हमने फार्मर एक्ट बनाया, तो फार्मर एक्ट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंडिया। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया इज द सोवन एज ए इंटरनल। तो इंटरनल मैटर के अनुसार एज इंटरनली इंडिया सोवन है, इंडिया एक संप्रभु राष्ट्र है। यानी भारत, ये जो हमारा भारत है, मैं मैप तो अच्छा नहीं बनाता मित्रों, पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा भारत है, और ये हमारा भारत है। तो ये हमारे, जब हम भारत की बात करते हैं तो ये हमारा भारत है,
तो ये हमारा भारत में ये बोला गया है कि हम आंतरिक रूप से क्या करते हैं, इन द इंटरनल या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी कैसी रहती हैं, हम कौन सी नीतियां बनाते हैं, कौन सी नीतियां हम नहीं बनाते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है। और हमारे इस आंतरिक मामले में हम कतई किसी प्रकार का आक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो सोवरेनिटी का जो पार्ट होता है, इंटरनली पार्ट यही कहता है कि भारत के अंदर कौन सी नीतियां लागू कर रहा है, भारत कौन सा एक्ट बना रहा है, भारत कौन सी चीजें अपने अपना रहा है, वो भारत का आंतरिक मामला है और भारत की सोवरेनिटी है वह। और भारत के इस मामले में यूके को या चाइना को या फिर अदर राष्ट्र को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एक्सटर्नल यानी रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। अब ऐसे इसमें यानी भारत एक सोवरेन राष्ट्र है। हम यहाँ पर इंडिया को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मित्रों इंडिया से आप चीजें समझेंगे, क्योंकि अपना खुद का राष्ट्र है। तो जब इंडिया से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल यानी भारत के पास ये अधिकार होगा कि भारत किसके साथ अच्छे संबंध बनाएगा। वो चाइना के साथ बनाता है, वो बांग्लादेश के साथ बनाता है, वो श्रीलंका के साथ बनाता है, वो अफगानिस्तान के साथ बनाता है, या फिर वो रशिया के साथ बनाता है। यानी एक्सटर्नली भी भारत स्वतंत्र है कि वह किसके साथ अपने संबंध बनाता है, किसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाता है, किसके साथ शत्रुतापूर्ण संबंध बनाता है। इट इज द मैटर, इंटरनल मैटर, इट इज द मैटर ऑफ द रिलेटेड टू द इंडिया। तो डेट मीन्स किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस यहाँ पर भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस होगा तो फिर हम कहेंगे कि हमारी सोवरेनिटी का हनन हो रहा है। इसलिए सोवरेनिटी के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनली होता है, एक आंतरिक होता है, एक एक्सटर्नल है, एक बाहरी होता है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि कोई भी राष्ट्र तब संप्रभु कहा जाएगा जब वो राष्ट्र आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से सुप्रीम हो, यानी उसके पास आंतरिक रूप से डिसीजन लेने के पूरा अधिकार हो और बाहरी रूप से भी उसको पूरे डिसीजन लेने के पूरे अधिकार हो, तो वह राष्ट्र संप्रभु कहलाएगा। आगे चलते हैं मित्रों। अब फ्यू कंसेप्ट ऑफ द सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो कई बार यूपीएससी में या यूपीएससी में ना कहे तो यूजीसी नेट के एग्जाम में या फिर आरपीएस या स्टेट पीसीएस के जब एग्जाम होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में इनको बहुत महत्व हो जाता है, इनको बहुत ही तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा तो वहां पर भी इस चीज को पूछ लेते हैं वह। तो पहला जो कंसेप्ट है मित्रों वह है डी जूरो एंड डी फैक्टो। अब आप समझ रहे होंगे डी जूरो डे फैक्टो का मतलब क्या होता है। डी जूरो मतलब होता है ये सोवरेनिटी का पार्ट है इन ए लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ हम कह सकते हैं, और डी फैक्टो मीन्स होता है इन रियलिटी। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए ये अपने डी जूरो है, हम यहां लिखते हैं डी फैक्टो है, ठीक है, ये डी जूरो डी फैक्टो। हम यहां पर देखते हैं कि इन लॉ, तो इन लॉ में क्या हुआ कि मान लीजिए मनमोहन सिंह एमएम सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो लोग से तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, पर डी फैक्टो डिसीजन कहां से हो रहे थे, सोनिया गांधी जी से हो रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि कानूनी रूप से तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मगर डी फैक्टो संप्रभु, वो बता रहे कानूनी रूप से वो संप्रभु हैं, मगर अगर रियलिटी की हम बात करते हैं तो उनके जो सारे डिसीजंस थे वो कहीं ना कहीं कहां से आ रहे थे, डी फैक्टो, यानी जहां से प्रभावित हो रहे थे वह थी सोनिया गांधी जी। तो ये एक सोवरेनिटी का ये एक कंसेप्ट है डी जूरो डी फैक्टो, इससे संबंधित। तो डी जूरो आ जाए तो आप समझ लेना इट इज रिलेटेड टू द लॉ एंड डी फैक्टो इट इज रिलेटेड टू द रियलिटी। तो हमने यहाँ पर उदाहरण दिया कि डी जूरो यानी डी जूरो अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे पर वो डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे थे तो वो क्या होंगे, कानूनी रूप से तो वो थे, मगर डी फैक्टो का मीन्स यानी रियलिटी में वो कहां से प्रभावित हो रहे थे, वो सोनिया गांधी जी से प्रभावित हो रहे थे। दूसरा दोस्तों दूसरा कंसेप्ट है लीगल सोवरेनिटी यानी कानूनी संप्रभुता। ये जो कंसेप्ट है ये होप्स के द्वारा दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, प्लस जो राज्य के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उनमें कि कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये होप्स का है, ये होप्स ने जो होप्स ने ये सिद्धांत दिया था। अकॉर्डिंग टू होप्स स्टेट इज सॉवरेन एंड लॉ मेड बाय द स्टेट विल हैव सुप्रीमेसी। यानी ऐसा कह रहे हैं कि जो स्टेट होता है वो संप्रभु होता है और उसके जो स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं
वह सबसे बड़ी सुप्रीमेसी उनके पास होती है, उनके पास सबसे बड़ी संप्रभुता होती है। तो कानूनी जो सोवरेनिटी है वो कानूनों की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, यानी कानूनों की सुप्रीमेसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि डी फैक्टो और डी यूरो किससे संबंधित हैं। लीगल सोवरेनिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, होब्स ने। और लीगल मतलब यहाँ पर कानून आ रहा है, तो कानूनों की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं कि बोलते हैं स्टेट संप्रभु इसलिए है क्योंकि स्टेट के कानून संप्रभु हैं। यहाँ पर यह बात की जा रही है। दोस्तों अगली जो संप्रभुता है वह है पॉलिटिकल संप्रभुता, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लॉक के द्वारा दिया गया था, लॉक के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, कानूनी द होब्स के द्वारा दिया गया था, और पॉलिटिकल सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट था वो लॉक के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कहा गया है, द पावर ऑफ स्टेट इज एंजॉयड बाय द गवर्नमेंट, the power of state is enjoyed by the government, the party which has majority in parliament will form the government। ये बताया जा रहा है कि जो पावर होता है राज्य का वो सरकार के द्वारा इंजॉयड किया जाता है, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो सरकार बनाती है। तो बेसिकली यानी बोलते हैं कि पॉलिटिकली, आप सपोज कीजिए हम लोगों ने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, एमपीज बनाए, हमने एमपीज बनाने के बाद भेजा तो वो जीत के पार्लियामेंट में गए, और पार्लियामेंट में मोदी जी को बहुमत मिल गया, मोदी जी इन मेजोरिटी। जब मोदी जी मेजोरिटी में आ गए हैं तो मोदी जी इस सरकार के हेड हुए, और ये क्या बोले कि इंजॉयड बाय द गवर्नमेंट। तो इंजॉय बाय द गवर्नमेंट तो कौन करेंगे, मोदी जी तो संप्रभुता का पालन करेंगे। आज अगर भारत की संप्रभुता पर कहीं ना कहीं आंच आती है तो सबसे पहले जवाब कौन देते हैं, मोदी जी का दायित्व बनता है, क्योंकि वह हेड ऑपोजिटिव है। तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी की बात करते हैं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर संप्रभु होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही सुपर पावर रखता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुझे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था कि आप पॉलिटिकल सोवरेनिटी से क्या समझते हो। तो आपको याद रखना है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द सोवरेनिटी। लॉ के द्वारा दिया गया था, इसमें यह बताया गया है कि जो सरकार स्टेट सोवरेन होता है, मगर जो सरकार है उस संप्रभुता का प्रयोग या उस संप्रभुता का आनंद लेती है। Last but not the least is the important concept from in the sovereignty, that means it is the popular sovereignty। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। ये रूसो के द्वारा, जीन जैकस रूसो के द्वारा दिया गया था। रूसो एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि जो पावर होता है कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल्स में होता है। यानी इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूं। रूसो ने ऐसा कहा था कि एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 80 लोगों का डिसीजन ये है कि उनको कोई रोड बनानी है, और अगर 20 लोगों का डिसीजन नहीं है कि नहीं बनाना है, तो बोला 80 लोगों के बात मानी जाएगी, और वो 80 लोग उस सोवरेनिटी के सुप्रीम पावर के हकदार होंगे। तो पॉपुलर सोवरेनिटी दोस्तों रूसो के द्वारा दी गई थी। तो याद रखना ना, डी यूरो, डी फैक्टो। उसके बाद दोस्तों ये याद रखिएगा, लीगल सोवरेनिटी किसने दी थी, उसके बाद में पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसने दी थी, फिर उसके बाद पॉपुलर सोवरेनिटी किसने दी थी। ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, मैंने सोचा आपको समझाऊं। दोस्तों ऐसे ही हम आगे भी इन कंसेप्टों को समझाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।